to study about the oscillations due to a spring. So this is the topic of our discussion. और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक स्प्रिंग चूज करते हैं जिसका कोई स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो k है. ओके, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्प्रिंग. यदि स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होता है, इसका मतलब है जो आपका स्प्रिंग है वो हार्ड होगा. आप इस एरिया में चलें, यदि आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो ज़्यादा होता है तो आपका जो स्प्रिंग है वो हार्ड होगा. और यदि आप स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कम होगा तो आपका जो स्प्रिंग है वो सॉफ्ट होगा. उदाहरण के लिए आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं. जैसे आप बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करते हैं और उसको ऑन और ऑफ करने के लिए आप उसको प्रेस करते हैं, उसके अंदर एक स्प्रिंग होता है. तो उस स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है. और दूसरी स्टेज के ऊपर आप देखें कि आपने जैसे मोटरसाइकिल में, कार में, बसेस में, ट्रेन्स में भी स्प्रिंग होते हैं. और जो शॉक्स होते हैं उनको उनसे मतलब जो गाड़ी होती है उसको बचाते हैं. तो उनका जो स्प्रिंग वहाँ जो स्प्रिंग लगे होते हैं जो शॉक प्रूफ बनाते हैं गाड़ी को, तो उनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो ज़्यादा होता है. तो इसी कॉन्सेप्ट का आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये जो स्प्रिंग है इसका कुछ अपना स्प्रिंग कांस्टेंट है जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है. तो इस स्प्रिंग का जो एक एंड है वो रिजिड सपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है और जो दूसरा एंड है वो एक इट इज कनेक्टेड विद सम बॉडी ऑफ मास m. तो शुरू में इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जो है वो जीरो है और जो सिस्टम जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है. डायग्राम नंबर 2 में यदि हम चलते हैं, अब हम डायग्राम नंबर 2 में यदि चलें तो आप क्या करते हैं कि एक बॉडी ऑफ मास m के ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं टुवर्ड द राइट. और बॉडी को खींच के आप एक एक्सट्रीम पर ले जाते हैं when the displacement will become maximum. So this is the amplitude of this block of mass m, and then you release it from here. So what will happen then? Because of this spring, a restoring force will comes into play. Restore का मतलब वो जो एक फोर्स इसमें जनरेट होगा जो इस मास को दोबारा फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन वेयर x इज इक्वल टू 0. ओके, इस पोजीशन पर लाने के लिए दोबारा फिर से फोर्स लगेगा. दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन बिकॉज ऑफ दिस रिस्टोरिंग फोर्स. एंड देन if you release this mass m from point A, what will happen? It will start oscillating the simple harmonic motion. So दूसरे एंड पर जब ये यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आएगा तो ये यहाँ एकदम से नहीं रुकेगा और ये कंप्रेस हो जाएगा. जब ये कंप्रेस होकर दूसरे एंड के ऊपर पहुंच जाएगा, what will happen then? A restoring force will comes into play once again, and it will be now from the left to the right direction, and it will try to bring this spring back to this original position at x is equal to 0 once again, right? So this restoring force is connected with the displacement in such a way. Now आप जरा ध्यान से देखिए, यदि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से यदि डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड राइट, restoring force is toward left, and from here on you can see as the displacement is toward the left, then restoring force is towards the right, right? So we can write this expression in the mathematical form in such a way that f is equal to minus kx. okay, so हम ये मानते हैं कि let us consider, अब हम शुरू करते हैं, let us consider that a is the acceleration in the block of mass m. okay, executing simple harmonic motion. okay, so हम ये लिख सकते हैं then according to Newton second law of motion f is equal to ma. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए. now from equation 1 and 2, from equation 1 and equation number 2, from equation 1 and 2 हम ऐसा लिख सकते हैं कि f is equal to ma is equal to minus kx, right? So here acceleration is minus k by m into x. okay,
So it could be written like this: a is equal to माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो ओमेगा जो है, we can consider it as a constant. So a is proportional to minus of x. So this is what the force law is. यही force law है। And where this is the force law। फोर्स लॉ, ये फोर्स लॉ का मतलब क्या है? जब हमारा जो सिस्टम है फोर्स लॉ को फॉलो करता है, दैट इज एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, राइट? सो इसका मतलब जो सिस्टम है, दिस इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, and if it is executing simple harmonic motion, then its time period is denoted in such a way, omega square here, omega square is equal to k by m. Omega is equal to under root k by m, and you could write now this is 2 pi by t is equal to under root k by m, and now this is t upon 2 pi is equal to under root m by k, and t is equal to 2 pi under root m by k. So this is the expression for the time period of a body attached to a spring executing simple harmonic motion, right? Thank you. एग्जाम्पल नंबर 14.8। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 14.8 है, ये डिज़ाइन किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा आपको समझाने के लिए, बच्चों को टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, मैक्सिमम स्पीड का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये समझाने के लिए। तो ये जो डिज़ाइन प्रॉब्लम है उसमें जो नोन पैरामीटर्स हैं, हमारे पास है एक 5 किलोग्राम कॉलर, एक आपके पास मास है, द मास सोल्यूशन हम पहले लिखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज, सॉल्यूशन इज द प्रॉब्लम, हम ऐसा लिख देते हैं कि जो आपके पास गिवन मास ऑफ द बॉडी है वो 5 किलोग्राम है, इज अटैच टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के हम लिखें, इसको लिख दें यूनिट जो है इसके 500 न्यूटन मीटर minus 1, and it slides without friction over the horizontal rod. The collar is displaced from its equilibrium position by 10 centimeter. इसको आप जितना खींच सकते हो मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर, और इसको यहाँ से रिलीज कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो A है वो 10.0 सेंटीमीटर, दिस मीन्स इट इज़ 10, और सेंटीमीटर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो -2 meter, so you can write like that 0.1 meter. Okay, अब हमारे पास है कि हमें निकालना है टू कैलकुलेट करने के लिए हमें कहा गया है, एक आपको टाइम पीरियड निकालना है, और दूसरा आपको निकालना है मैक्सिमम स्पीड निकालना है, और तीसरा आपको निकालना है एक्सेलरेशन मैक्सिमम। ओके, सो जो अननोन है हमारे पास वो निकल कैसे सकते हैं उसकी हम बात करते हैं। T इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओके, तो यहाँ देख लीजिए कि ओमेगा हमें सबसे पहले निकालना है, टाइम पीरियड को निकालने के लिए हमें ओमेगा निकालना पड़ेगा। ओके, सो वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। सो इसमें के क्या है, दिस इज 500, ये देखिए आप यहाँ दिया हुआ है, और जो मास है दिस इज 5 किलोग्राम, सो अंडर रूट 100 इट इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड। ओके, सो ओमेगा इज नाउ नोन टू अस। अब यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3.14 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज 6.28 divided by 10 is equal to 0.628, which could be written using the concept of significant figures. It is 0.63 seconds.
सो हमारे पास आ गया टाइम पीरियड इज 0.63 सेकेंड। एक अननोन जो है वो हमने निकाल लिया है। और अब हमसे पूछा हुआ है कि आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है। तो जो वेलोसिटी मैक्सिमम है, अब देखिए उसको हम ऐसे लिखते हैं, माइनस ओमेगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं। तो जब ये मैक्सिमम होती है वेलोसिटी, तो ये जो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वाला पार्ट जो होता है, इसका जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है। दिस इज प्लस 1। सो आई कैन राइट नाउ दिस वी मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए। सो यदि हम मैग्नीट्यूड की ही बात करें तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, दिस इज ओमेगा टाइम ए। ओके, so omega is now here we have 10, and this amplitude is 0.1. so आप इसको 1 को रिमूव कर दीजिए बाई 10, ये आपके पास आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। एंड देन आफ्टर दैट वी विल गो फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन। यहाँ हम सबसे पहले लिख देते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज सेकेंड अननोन, जिसको हमने निकाल लिया है। थर्ड स्टेज पर हमसे पूछा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा। सो एक्सेलरेशन जो है, द फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स द फंक्शन ऑफ टी। जब ये मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, व्हेन acceleration will become maximum, then what will happen, this part is equal to its maximum value, that is amplitude। इसको हम लिख सकते हैं a maximum is equal to minus of omega square into a, right? So this is omega square, हम substitute करते हैं, omega is 10, so omega square is 10 into 10 cross amplitude is 0.1। so इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 into 10 into 1 by 10, this is 10 meter per second square। so you can write down here maximum acceleration is 10 meter per second square। This is third unknown of the problem. This is all about this numerical problem. Thank you.